शांत दिमाग और गुस्सा, ये दोनों एबिलिटीज एक साथ नहीं रह सकती, लेकिन इस आदमी में ये दोनों थी। यही वजह थी कि उसके अटैक्स कमजोर हो रहे थे। तभी एक नया गेम लॉन्च हुआ जिसका नाम था पिक मी अप। इसमें हीरोज को ट्रेन करके 100 मंजिला विशाल टावर को फतह करना होता था। आज एक लेजेंडरी 7 स्टार हीरो को पाने के लिए उसने इवेंट में हिस्सा लिया। हीरोज 1 स्टार से 7 स्टार तक होते हैं और उसने हजारों बार कोशिश की थी, लेकिन उसे एक भी 5 स्टार से ऊपर का हीरो नहीं मिला, जिससे पता चलता है कि 7 स्टार हीरो कितना कीमती है। पर इस गेम में एक बड़ा ट्विस्ट था, अगर कोई हीरो मर गया तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। इसके बाद वो आदमी इवेंट डंजन में गया, लेकिन तभी गेम ने एक वार्निंग दी। उसकी टीम के सभी लोग बुरी तरह डर गए। आखिर ये क्या हो रहा था? देखते ही देखते उसकी पूरी टीम खत्म हो गई। तभी सामने एक काला साया आया जिसका लेवल 999 था। क्या ये कोई बग था? हाँ, ये जरूर कोई बग था। उस काले साए ने उसकी तरफ देखकर एक अजीब सी हंसी हंसी और कहा, आखिरकार तुम मिल ही गए। फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोली तो वो एक अनजान जगह पर था। उसके कानों में गेम शुरू होने की आवाज गूंज रही थी। अगर दुनिया को बचाना है तो टावर पर चढ़ो, हीरोज तुम्हारे साथ हैं। तभी एक मिशन आया, गांव पर हमला करने वाले गॉब्लिन्स को मारो। क्या ये सच में गेम की दुनिया थी? तभी एक गॉब्लिन ने उस पर हमला कर दिया, पर उसने अपनी तलवार से उसे रोक लिया। तभी एक और मैसेज आया, लड़ाई ऑटोमेटिक होगी, एआई की बेहतरीन फाइट का मजा लें। इसके तुरंत बाद उस आदमी का शरीर अपने आप हिलने लगा और उसने गॉब्लिन को मार गिराया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये जगह बहुत जानी पहचानी लग रही थी, बिल्कुल उसी गेम की तरह। तभी स्क्रीन पर आया कि अगली लड़ाई के लिए एक फ्री समन मिला है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक सुनहरी रोशनी चमकी और 4 स्टार हीरो सियरा सामने आ गई। इसके बाद वो फिर से लड़ाई में कूद गया। सियरा की मदद से उसने ये लड़ाई भी आसानी से जीत ली, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसे असली डर का एहसास कराया। ये ट्यूटोरियल का आखिरी राउंड था, जहां हीरोज को मजबूत करने के लिए सिंथेसिस करना था। तभी एक परी ने उसे अंदर जाने को कहा, क्या तुम इसेल हो? हाँ, पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मेरा नाम हान रिजहेन है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा नाम तो हान इस्लात है ना? क्या तुम अर्थ से आए हो? हाँ, तो क्या मैं मार्स से आया हूँ? ये सुनकर वो परी बहुत गुस्सा हो गई। उसने लात मारकर उस आदमी को सिंथेसिस रूम में भेज दिया। चिंता मत करो, सिर्फ सिंथेसिस है, तुम मरोगे नहीं। तभी उसके हाथों से नीली रोशनी निकलने लगी। रुको, सिंथेसिस का मतलब क्या मुझे एक्सपी बनना होगा? क्योंकि सिंथेसिस में 2 हीरोज मिलकर एक हो जाते हैं, एक को दूसरे के लिए कुर्बान होना पड़ता है। पर कोई भी नॉर्मल प्लेयर 1 स्टार हीरो के लिए 4 स्टार हीरो को कुर्बान नहीं करेगा। क्या मैं मारा जाऊंगा? लेकिन जैसे ही सिंथेसिस पूरा हुआ, उसे अपने अंदर एक कमाल की ताकत महसूस हुई। लेकिन सियरा रोशनी बनकर धीरे धीरे गायब होने लगी। तुम गायब क्यों हो रही हो? अगले ही पल उस तलवारबाज को मार दिया गया। टीम के खिलाफ जाने का यही अंजाम होता है। इसी के साथ टावर को जीतने का मिशन शुरू हुआ। पहली टीम आगे बढ़ी और परी ने टाइम पोर्टल खोल दिया। क्या तुम्हें वो दरवाजा दिख रहा है? अगर जिंदा रहना है तो अंदर जाओ। तभी उस आदमी ने परी को रोका। तुम चाहती हो ना कि हम टावर जीते? तो प्लेयर से कहो हमें हथियार दे। बिना हथियार के हम सीधे मौत के मुंह में जा रहे हैं। अभी अभी एक 2 स्टार हीरो मारा गया है, इतनी बात तो मानी जा सकती है ना? परी सोचने लगी। फिर उसने बात मान ली और प्लेयर को मैसेज भेजा। प्लेयर ने तुरंत उन्हें कुछ हथियार दिए। अपने अपने हथियार चुनने के बाद परी ने उन्हें टाइम पोर्टल में जाने को कहा। उस आदमी ने एक मामूली सी लकड़ी की शील्ड चुनी। एक लड़की हैरान थी कि उसने ऐसी शील्ड क्यों ली। तुम्हें परी के बारे में कैसे पता? और तुम्हें हथियारों की जरूरत क्यों थी? मैं बस इतना जानता हूँ कि हमें लड़कर दुश्मनों को मारना है, बाकी खुद सोचो। तभी खबर आई कि पहली टीम पूरी तरह खत्म हो गई है। इतनी जल्दी? वो सब पहली मंजिल पर ही मर रहे। अब दूसरी टीम तैयार थी। लगता है अब हमारी बारी है। वो सीधे टावर के सामने गए। स्क्रीन पर लिखा था मंजिल 1, टावर को जीतो और दुनिया को बचाओ। तभी सामने का दरवाजा चमकने लगा। सब तैयार हो जाओ, लड़ाई शुरू होने वाली है। जब उन्हें होश आया तो वो एक घास के मैदान में थे। मंजिल 1 का मिशन, सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करो। अगर ठीक से नहीं लड़े तो मारे जाओगे, इसलिए सब अलर्ट रहो। लेकिन बाकी के 3 लोग डरकर इधर उधर भागने लगे और घबरा गए। उन्हें पता चला कि वो वहां से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि एक बड़ी दीवार ने उनका रास्ता रोक रखा था। क्या गॉब्लिन को मारकर हम बच सकते हैं? तभी उस आदमी ने कहा कि वो आगे रहकर हमला रोकेगा और दूसरा तीर चलाएगा। तो बाकी लोगों का क्या? उन्हें छोड़ो, वो किसी काम के नहीं है। तभी गॉब्लिन्स ने हमला कर लिया। हालांकि उसने पहले कभी तलवार और शील्ड का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी वो आगे बढ़ा। लगता है मैं किसी बकवास गेम में फंस गया हूँ। तभी मोटे आदमी की मौत की खबर आई, जिससे बाकी लोग डरकर भागने लगे। और वो आदमी खुश था कि वो जिंदा बच गया, क्योंकि सिंथेसिस से बच पाना सिर्फ प्लेयर के उस बेवकूफी भरे फैसले की वजह से मुमकिन हो पाया था, क्योंकि ज्यादातर हीरोज अपने आप ही काम करते थे। लेकिन इसके बावजूद ये गेम पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर था। इस गेम की दुनिया में 1 स्टार हीरोज की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो सबसे कमजोर होते हैं और उनका लेवल भी बहुत धीरे बढ़ता है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा सिंथेसिस होना तय है, इसलिए मुझे हर हाल में मजबूत बनना होगा। मुझे बदला लेना है। आगे क्या होगा पता नहीं, पर अगर मैंने खुद को नहीं बदला तो मैं खत्म हो जाऊंगा।
वो पाब्लो की तरह खुद को ट्रेन करने लगा। तभी जेना उसके पास आई और बोली, तुम जानते हो ना हम यहाँ से नहीं जा सकते। मैंने रात भर सोचा, रोने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें पता है ना कि जिंदा कैसे रहना है। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा, क्या ये तुम्हारी पहली असली लड़ाई थी? हाँ बिल्कुल। तभी उसने जेना की डिटेल्स देखी। कल उसकी ग्रोथ 4 पॉइंट्स बढ़ी थी। हालांकि ये कम थी, पर उसके पास 1 स्टार हीरो की खास एबिलिटी थी। वो दूसरों की तरह नहीं थी, उसका एक साफ गोल था। इसलिए उसने जेना की मदद करने का फैसला किया। तो प्लीज मेरी मदद कीजिए भाई। तभी मैसेज आया कि जेना का उसके लिए भरोसा बढ़ गया है और टीम में होने पर एक्स्ट्रा पावर मिलेगी। फिर वो इसेल को ढूंढने लगा। अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं बहुत बिजी हूँ। अगर कोई सवाल है तो टावर फतह करो, सारे जवाब वहीं मिलेंगे। लेकिन क्या तुम्हारा स्टेटस सिर्फ मुझे ही दिखता है? मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो, पर वहाँ साफ साफ लिखा तो है। उसने 4 स्टार हीरो का 1 स्टार हीरो के साथ सिंथेसिस कर दिया था, जबकि 4 स्टार मिलने का चांस सिर्फ 1% होता है। गेम फोन से कनेक्टेड था, इसलिए रिस्टार्ट नहीं हो सकता था। पिछली बार और इस बार के बीच 1 हफ्ता बीत चुका था। क्या यहाँ का समय अर्थ से अलग है? इसेल चढ़कर बोली। मुझसे सवाल मत पूछो। तो इसका मतलब समय सच में अलग है। बताने के लिए शुक्रिया कमीने 1 स्टार हीरो। तभी उसे समझ आया कि परी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक कि वो खुद पर हमला न करे या प्लेयर का हुक्म न टाले। तभी वो उसे सजा दे सकती थी। जेना ने पूछा, आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? हमें 100 मंजिला टावर को पार करना होगा। प्लेयर नाम का एक शख्स इस परी के जरिए हमें ऑर्डर देता है और हमें उन्हें पूरा करना होता है। शायद 100वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद हम आजाद हो जाएं। लेकिन क्या सिर्फ हम दोनों? प्लेयर और हीरोज को समन कर सकता है, इसलिए आगे और भी लोग यहाँ आएंगे। हमारी जिंदगी प्लेयर के फैसलों पर टिकी है। ट्रेनिंग के बाद उसे समझ आया कि यहाँ जरूरत की चीजें अगले दिन अपने आप आ जाती हैं और जो चीज चाहिए वो तुरंत सामने आ जाती है। ट्रेनिंग के भी अपने नियम थे। अब मुझे गेम की वो बातें समझ आ रही थी जो मैं पहले नहीं जानता था, जैसे कि एक ही लेवल के हीरोज के बारे में, और आखिरी चीज थी फिजिकल स्ट्रेंथ। इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आज प्लेयर ऑनलाइन आया। उसने अपनी 2 नई एबिलिटीज को देखा और बोला, जल्दी तैयार हो जाओ, प्लेयर आ चुका है। एक टीम में 5 लोग हो सकते हैं, इसलिए प्लेयर ने 3 और हीरोज को समन किया। अगले ही पल 3 नए हीरोज वहां आ गए। अभी समझाने का वक्त नहीं है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तभी इसेल ने टाइम पोर्टल खोला। वक्त कम है, जल्दी से अपने हथियार उठाओ। लेकिन वो तीनों परी से बहस करने लगे। क्या ये लोग सच में मारे जाएंगे? अभी उन पर ध्यान मत दो। तभी परी ने उन्हें सबक सिखाया, चुपचाप बात मानो वरना अंजाम बुरा होगा। अब जाओ। इसके बाद उन्हें दूसरी मंजिल का मिशन मिला, सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करो। वो तीनों स्क्रीन देखकर बुरी तरह डर गए। जेना भी थोड़ी घबरा रही थी, पर उसने उसे डांटकर होश में लाया। उसका डर गायब हो गया। सच में नए लोग किसी काम के नहीं होते। तभी एक जंगली भेड़िए ने उस पर हमला किया। उसने अपनी तलवार निकाली और सीधे उसके आर पार कर दी। क्या ये अब भी जिंदा है? उसने पूरी ताकत से वार किया और उसे खत्म कर दिया। तभी दूसरे भेड़िए ने हमला किया। उसने अपनी शील्ड से उसे रोका और तलवार से वार किया, पर वो बच गया। लेकिन अगले ही पल उसने एक और जोरदार वार करके उसे मार गिराया। जेना, गॉब्लिन्स का क्या हुआ? गॉब्लिन्स तीरों से पूरी तरह छलनी हो चुके थे। बहुत बढ़िया, वो सब मर चुके हैं। तभी वो वापस आ गए। बधाई हो, आपने दूसरी मंजिल पार कर ली है। तभी जमीन हिलने लगी और वो तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। क्या प्लेयर अभी ही तीसरी मंजिल को पार करना चाहता है? लेकिन इस हालत में हम क्या करेंगे? तभी प्लेयर के ऑफलाइन होने का मैसेज आया, जिससे उसने राहत की सांस ली। क्या वो रोज सिर्फ एक मंजिल पार करता है? अगर यहाँ का समय अर्थ से 3 गुना अलग है तो प्लेयर 3 दिन बाद वापस आएगा। उसने अपना स्टेटस देखा। उसकी इंटेलिजेंस थोड़ी कम हुई थी, पर स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। उसकी ओवरऑल पावर सुधर रही थी, जो कि मजबूत होने का सबूत था। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों लगातार शिकायतें कर रहे थे। अब उसे समझ आया कि 1 स्टार हीरोज की कोई कद्र क्यों नहीं होती। उस 2 स्टार हीरो ने कहा था कि वो एक सिपाही है। जितने ज्यादा स्टार्स होंगे, लड़ने की ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। वैसे भी वो जल्द ही गायब होने वाले हैं। ये सुनकर एक आदमी को गुस्सा आ गया, पर उसने एक मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। स्किल अवेकनिंग के साथ उसकी तलवारबाजी और शील्ड की एबिलिटी मिलकर एक नया स्किल बन गई। लो लेवल स्वॉर्ड शील्ड टेक्निक लेवल 3। 3 दिन बाद प्लेयर ऑनलाइन आया। इसेल ने सबको प्लाजा में बुलाया। जेना तो पूरी तरह तैयार थी, लेकिन बाकी के 3 लोग लगातार शिकायतें कर रहे थे। इसेल ने गुस्से में उन्हें डांटा और सब तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। मिशन था सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करना। उसने कहा, बस ट्रेनिंग की तरह लड़ो, और उसने खुद हमला कर दिया। देखते ही देखते उन दोनों ने तीसरी मंजिल के सारे मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया, जबकि बाकी तीनों ने कोई मदद नहीं की। पर कोई बात नहीं, बिना लड़े उन्हें एक्सपी नहीं मिलेगा। तभी उसने देखा कि प्लेयर अब उन्हें वापस पहली मंजिल पर भेज रहा है। लगता है प्लेयर हमसे बार बार चक्कर लगवाने वाला है। अगले ही पल वो पहली मंजिल पर थे।
मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा थी, पर उन्होंने आसानी से उन्हें हरा दिया। लेकिन प्लेयर ने फिर से रिस्टार्ट कर दिया। वो उन्हें आराम नहीं देने वाला था। बार बार लड़ने के बाद दोनों बुरी तरह थक कर जमीन पर गिर गए। अब शायद प्लेयर रुक जाए। जेना परेशान थी कि कब तक वो इन निकम्मों को संभालेंगे, और उसने कहा, चिंता मत करो, आज इनका आखिरी दिन है। तभी उनके सामने एक सिंथेसिस रूम दिखाई दिया और उसका दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। प्लेयर ने उन्हें सुधरने के कई मौके दिए थे, पर उन्होंने कदर नहीं की। अब गॉड यू से देख रहा प्लेयर समझ चुका था कि कौन मेहनत कर रहा है और कौन कामचोर है। इसेल ने जेना और उस आदमी को सिंथेसिस रूम में जाने का इशारा किया। उसने जेना से कहा कि उसे कुछ नहीं होगा। उस डरपोक आदमी ने पूछा कि अंदर क्या होगा। उसने जवाब दिया, वहां तुम्हारे कर्मों का फैसला होगा। अगर तुमने थोड़ा नाटक भी किया होता तो शायद बच जाते। मैं तुम लोगों से तंग आ चुका हूँ, अंदर जाओ। प्लेयर ने सिंथेसिस बटन दबाया और वो आदमी नीली रोशनी बनकर गायब हो गया। जेना अपग्रेड हो गई और उसे ईगल आई स्किल मिला, पर वो हैरान थी कि वो आदमी कहाँ गया। जो काम का नहीं है वो कुर्बान हो जाता है। अब अगले की बारी थी। अब बारी थी अगले बंदे की। अगला नाम था हान टोबी का, जो चिल्ला रहा था कि मुझे घर जाना है। पर चिल्लाने से क्या होता, एक चीख के साथ सिंथेसिस पूरा हुआ और हान को कूलनेस स्किल मिला। वो शांति से बाहर आया। जेना ने पूछा, क्या प्लेयर को हमारी जरूरत नहीं होगी तो हम भी गायब हो जाएंगे? उसने कहा, इतना नेगेटिव मत सोचो, तुम्हें जिंदा रहना है ना। असल में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, मॉन्स्टर्स और नए हीरोज उतने ही मजबूत होते जाएंगे। या तो हम दुश्मनों के हाथों मारे जाएंगे या फिर सिंथेसिस में कुर्बान हो जाएंगे। अगर जिंदा रहना है तो सही टीम का हिस्सा बनना होगा। तभी सीन बदलता है और जेना उस आदमी के सामने आकर आदर से झुक जाती है। उसने नए लड़के आरोन को एक भाला दिया और कहा, ये सीखना सबसे आसान है। क्या तुमने रेंज के नियमों के बारे में सुना है? जेना ने समझाया, करीब के लिए तलवार, मीडियम रेंज के लिए भाला और दूर के लिए धनुष। उसने आरोन से कहा, तैयार हो जाओ। लेकिन वो डर कर खड़ा रहा। उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया। अपना बचाव करो, खुशकिस्मत हो कि तुम्हें असली अपोनेंट मिला है। मैं तो पुतलों से लड़ता था। आरोन ने डर कर आंखें बंद कर लीं। लड़ाई में आंखें बंद करते हो? उसने उसे एक लात मारी। अगर मैं कोई मॉन्स्टर होता तो तुम अब तक मर चुके होते। जेना ने कहा कि उसका पहला दिन है, पर उसने साफ कर दिया कि वो किसी कमजोर का बोझ नहीं उठाएगा। अगर हिम्मत नहीं है तो छोड़ दो। क्या तुम्हारा कोई परिवार है? उसने कहा, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। उसने चेतावनी दी, मॉन्स्टर्स के हाथों मरना बहुत दर्दनाक होता है। तो क्या तुम टिक पाओगे? ये सुनकर आरोन की आंखों में एक नई चमक आ गई। तभी प्लेयर ने एक ब्लैकस्मिथ शॉप बनाई। अब वो आजाद थे और उसने इसेल को बाहर बुलाया। चलो कुछ और बात करते हैं। प्लेयर को गाइड भेजने वाली तुम ही हो ना? क्या तुम इंटरनेट चला सकती हो? इसेल ने कहा, हाँ बिल्कुल। अगर उसके पास 7 स्टार हीरो होता तो वो दुनिया में नंबर 1 होता। वैसे तुम्हें लोकी इतना क्यों पसंद है? क्योंकि वो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। उसने हंसकर कहा, तो फिर सुनो, मैं ही लोकी हूँ। इसेल को लगा वो झूठ बोल रहा है, पर उसने अपनी सीक्रेट अकाउंट डिटेल्स बता दी जो सिर्फ असली ओनर को पता हो सकती थी। इसेल ने तुरंत चेक किया और हैरान रह गई। क्या तुम सच में लोकी हो? प्लीज मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दो ताकि मैं उस खास क्लब की मेंबर बन सकूं। वो क्या है? इसेल ने बताया कि वो लोकी फैंस का एक क्लब है। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। इसेल डर गई कि वो इतने समय से महान लोकी से इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी। उसने कहा, मैं अब सिर्फ 1 स्टार हीरो हूँ, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। इसेल ने पूछा, तुम्हारे बिना निफ्लहेम का क्या होगा? निफ्लहेम उसके अकाउंट के वेटिंग रूम का नाम था, जो 13 मंजिला था और जहाँ 20,000 लोग रह सकते थे। लेकिन अब वो खुद एक हीरो बन चुका था। तो उन 20,000 लोगों का क्या होगा? इसेल ने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकती। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम सिर्फ एक मामूली मैनेजर हो, पर क्या इस रूम का प्लेयर अर्थ से है? और क्या सारे हीरोज भी इंसान हैं? इसेल ने हाँ कहा। प्लेयर को नहीं पता कि हम सचमुच इंसान हैं, वो बस इसे एक गेम समझता है। उसने पूछा, अगर मैं 100वीं मंजिल पर पहुंच गया तो क्या मैं वापस अर्थ पर जा पाऊंगा? इसेल को इसका जवाब नहीं पता था, और न ही ये कि उसे यहाँ कौन लाया था। इसेल ने माफी मांगी कि वो मदद नहीं कर पाई। उसने कहा, कोई बात नहीं, टावर के टॉप पर पहुंचने के बाद सब पता चल जाएगा। तो मेरा अगला सवाल ये है कि तुम्हारी प्लेयर के सिस्टम तक कितनी पहुंच है? वो तो तेजी से सीख रहा था, लेकिन आरोन का लेवल वहीं रुका हुआ था। अगर ऐसा ही रहा तो वो जल्द ही मारा जाएगा। उसने जेना को अपने साथ चलने को कहा। तभी जेना और इसेल इस बात पर लड़ने लगी कि नंबर 1 चेला कौन है। उसने तुरंत उन्हें शांत कराया और वो सब वेयर हाउस के सामने पहुंचे। उसने इसेल से वेयर हाउस खोलने को कहा और कुछ जरूरी चीजें निकाल ली। अब वो ब्लैकस्मिथ शॉप की तरफ बढ़े। जेना हैरान थी, पर वो एक नया हथियार बनाने जा रहा था, क्योंकि बातचीत के बाद उसे समझ आ गया था कि वो आधा प्लेयर है और आधा हीरो। तो क्या ये मुमकिन था? कि इसेल ने पूछा, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? ये प्लेयर्स के लिए एक मिनी गेम था। भले ही ज्यादातर लोग इसे नहीं खेलते थे, पर इसके रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे थे। 3 मिनट का टाइमर शुरू हुआ और उसे ब्लॉक्स को जोड़ना था। उसने अपनी कमाल की स्पीड से काम शुरू किया। इसेल उसकी फुर्ती देखकर दंग रह गई। तभी मैसेज आया कि क्राफ्टिंग कामयाब रही और उसे सी ग्रेड की एक बेहतरीन तलवार मिल गई, जो बहुत हल्की और तेज थी। भले ही मटेरियल साधारण था, पर उसकी स्किल ने काम आसान कर दिया। उसने इसी तरह शील्ड, धनुष और भाला भी बना लिए, जो सब सी ग्रेड के थे।
इसेल ने पूछा, तुम और क्यों नहीं बनाते? उसने कहा, ज्यादा बनाने पर प्लेयर को शक हो जाएगा। तभी प्लेयर ने चौथी मंजिल का मिशन शुरू किया। मॉन्स्टर्स के झुंड को देखकर उसने आरोन को संभल कर रहने को कहा, लेकिन आरोन डर के मारे पागलों की तरह हथियार चलाने लगा। तभी जेना ने उसे एक थप्पड़ मारा और कहा, होश में आओ, क्या तुम्हें मरना है? इसके बाद तीनों ने मिलकर शानदार तालमेल दिखाया और सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। लड़ाई के बाद आरोन शर्मिंदा था कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और शायद उसका सिंथेसिस हो जाएगा। लेकिन तभी प्लेयर ने आरोन को अपनी फेवरेट लिस्ट में डाल दिया। इसेल ने कहा, प्लेयर को तुम पसंद आ गए हो, तुम बच गए। आरोन की जान में जान आई। इसेल बोली, तुम्हारे दोनों साथी काफी मजबूत हो रहे हैं। उसने कहा, वैसे मेरे असली साथी तो निफ्लहेम के वो टॉप हीरोज हैं। वो सब मैक्स लेवल के 6 स्टार हीरोज हैं जिनके पास कमाल के वेपन्स और अल्टीमेट स्किल्स हैं। उसने सोचा, अगर मैं टावर के टॉप पर गया तो उनसे जरूर मिलूंगा। वो सिर्फ एआई नहीं थे बल्कि सचमुच जिंदा थे। वहीं दूसरी तरफ निफ्लहेम में सीरियस वहां से जाने की तैयारी कर रहा था। उसने यूनिट से कहा, हालात बहुत गंभीर हैं, इसलिए मैं प्लेयर को ढूंढने जा रहा हूँ, तब तक तुम निफ्लहेम को संभालो। तभी सीन बदलता है और प्लेयर के वेटिंग रूम की सभी बिल्डिंग्स अपग्रेड हो जाती हैं। जीना ये सब देखकर हैरान थी कि अचानक ये बदलाव कैसे हुआ। उसने हंसकर कहा, लगता है प्लेयर ने गेम में पैसे खर्च करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब हीरोज असली इंसानों की तरह लड़ते हैं तो गेम खेलने का मजा दोगुना हो जाता है। पैसे खर्च करने से अच्छे हीरोज मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तभी पोर्टल से कई नए लोग बाहर आए। उसने अपनी तलवार निकाली और रॉब से कहा, सब शांत रहो, मैं फालतू के सवालों के जवाब नहीं दूंगा, जो जिंदा बचेगा वही मुझसे बात करेगा। दूसरी तरफ इसेल नए लोगों को काम सौंप रही थी। किसी को कारपेंटर तो किसी को शेफ बनाया जा रहा था। जेना हैरान थी, पर इसेल ने बताया कि नई बिल्डिंग्स के लिए इन लोगों को काम पर लगाना जरूरी है, ताकि जो लोग लड़ नहीं सकते वो दूसरे काम संभाल सकें। तभी प्लेयर ने दूसरी टीम को मिशन पर भेजा। वो समझ गया कि प्लेयर कमजोर हीरोज को बाहर निकालने के लिए ऐसा कर रहा है। जल्द ही दूसरी टीम के ज्यादातर लोग मारे गए और सिर्फ 2 बचे। अब अगली टीम की बारी थी, जो बुरी तरह डरी हुई थी। तभी आरोन ने आगे बढ़कर कहा कि वो उनके साथ जाएगा ताकि उनकी मदद कर सके। हालांकि प्लेयर को सब कुछ सुनाई नहीं देता, उसे सिर्फ जरूरी अपडेट्स ही मिलते हैं। कुछ देर बाद आरोन अपनी टीम के साथ वापस आ गया। उसने सिर्फ एक गॉब्लिन को मारा था। उसने कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूँ, चलो अब वापस चलें। तभी वो सब मिलकर कैंटीन में पहुंचे। अब हाउस ने इनोक और क्लोई को कारपेंटर और शेफ का काम सौंप दिया और कहा, अब से तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हालांकि नॉन कॉम्बैट लोगों के बचने के चांस ज्यादा होते हैं, पर ढीले मत पड़ना। अगर कोई बेहतर स्किल वाला आ गया तो तुम्हें भी लड़ना पड़ सकता है। इसके बाद उसकी रोज की लाइफ थोड़ी बदल गई। 3 नए लड़के गीर, हैंसेन और डीका भी ट्रेनिंग में शामिल हो गए। वो उन्हें बहुत कड़ी ट्रेनिंग दे रहा था। इस बीच जेना की आर्चरी एबिलिटी लेवल 5 पर पहुंच गई थी। यहाँ तक कि उसका डैगर स्किल भी लेवल 2 हो गया था। आरोन का भाला चलाने का स्किल भी लेवल 2 पर था, पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। दिन रात की मेहनत के बाद भी कोई खास नतीजा नहीं मिल रहा था। बाकी तीनों लड़कों ने भी स्वॉर्ड स्किल लेवल 1 हासिल कर लिया था। कुछ दिनों बाद प्लेयर ने फिर से 10 नए हीरोज को समन किया। अब भीड़ बढ़ती जा रही थी। जेना ने पूछा, प्लेयर हमें 5वीं मंजिल पर क्यों नहीं भेज रहा? उसने समझाया, क्योंकि 5वीं मंजिल पर बॉस होने वाला है और प्लेयर अभी पिंग सेट कर रहा है। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं वहां बच पाऊंगा या नहीं, और आगे का लेवल कितना मुश्किल होने वाला है। मैंने ये बात जेना को नहीं बताई। इसी बीच प्लेयर ने अपनी टीम फाइनल कर ली और वो फिर से 4th फ्लोर पर आ गए। अब ये टीम वर्क की ट्रेनिंग थी। हर किसी का अपना स्टाइल था, पर इस वक्त टीम की ताकत बढ़ाना ज्यादा जरूरी था। मैं चुपचाप खड़ा होकर उन्हें देख रहा था, क्योंकि अगर मैं बीच में आता तो वो सीट नहीं पाते। उनकी मेहनत रंग लाई और 4th फ्लोर आसानी से क्लियर हो गया। लेकिन 5th फ्लोर पर क्या होने वाला था, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। पर एक बात तो साफ थी, उसे अकेले पार करना नामुमकिन था। तभी प्लेयर की लिमिट काफी बढ़ गई और समन करने के बाद ब्लैकस्मिथ शॉप में काम शुरू हो गया। वहां बने हथियारों ने हीरोज के बचने के चांस बढ़ा दिए और मेन टीम को बेहतरीन गियर मिले। इस बीच खराब परफॉर्म करने वाले 3 लोगों को सिंथेसिस कर दिया गया। तभी इसेल ने आकर बताया कि आज हमें 5th फ्लोर पर जाना है। ये फ्लोर बहुत अलग होने वाला था, इसलिए उसने सबको अलर्ट रहने को कहा। तभी एक नीली रोशनी चमकी और वो सब 5th फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो गए। लेकिन यहाँ कोई मॉन्स्टर क्यों नहीं था? मैंने कहा, ढीले मत पड़ो, पहले सिटी सेंटर चलकर देखते हैं। पूरा शहर खाली था, एक भी इंसान नहीं था। क्या ये मॉन्स्टर्स को मारने का मिशन नहीं था? तभी मैंने जेना को क्लॉक टावर पर चढ़ने का इशारा किया, लेकिन ऊपर पहुंचते ही वो हैरान रह गई। जेना, तुम्हें क्या दिखा? उसने कहा, ये नामुमकिन है, शहर के बाहर हजारों गॉब्लिन्स हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। तभी मिशन का मैसेज आया, 5th फ्लोर का टास्क है सर्वाइवल, इन दुश्मनों के बीच जिंदा रहना होगा। ये सब क्या हो रहा है? डरो मत, इस बार हमें सारे मॉन्स्टर्स को खत्म नहीं करना है, बस जिंदा बचना है। हमें बस कुछ देर तक यहाँ टिके रहना होगा।
मैंने तुरंत सबको काम सौंप दिया। लेफ्ट साइड मैं संभालूंगा, राइट साइड आरॉन और पीछे का हिस्सा डीड और हैंसेन संभालेंगे। मैंने जेना को बार बार समझाया कि तीर बचाकर रखे और बिना ऑर्डर के हमला न करे। हमने बैरिकेड्स बनाना शुरू किया। 30 मिनट का समय था। शायद इस डंजन का टाइम अर्थ के टाइम जैसा ही था। जैसे ही गॉब्लिन से लड़ाई शुरू होगी, टाइमर चालू हो जाएगा। तभी एक गॉब्लिन को हमारी खुशबू आ गई और उसने मुझ पर हमला कर दिया। शिट, मैं अभी तैयार नहीं था और फिर अनगिनत गॉब्लिन्स वहां टूट पड़े। मैं लगातार अपने सामने आने वाले गॉब्लिन्स को काट रहा था। मैंने कहा, अगर तुम थक जाओ तो मुझे बता देना। इस तरह के हालात में हम एक छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनका लेवल तो कम था ही, साथ ही उनकी स्किल्स भी बहुत खराब थी। वो लड़ाई में अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी बर्बाद कर रहे थे। हमें बस एक तीर से एक गॉब्लिन का काम तमाम करना था, ताकि कम से कम ताकत में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। ये सारे फर्स्ट फ्लोर के मॉन्स्टर्स थे, पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और इन्हें मौत का कोई डर नहीं था। मैंने पोजीशन बदलने का इशारा किया। जेना, जल्दी गिड की मदद करो और गिरे हुए तीर वापस लाओ। जेना ने एक सटीक निशाना लगाया और गॉब्लिन ढेर हो गया। तभी आरून ने पूछा, क्या हमें सिर्फ 10 मिनट नहीं टिकना था? अभी तो सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं। तभी एक और गॉब्लिन जेना की तरफ बढ़ा, पर उसने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। इसी बीच गीट का हाथ कट गया और उसका खून बहने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, अभी उसका घाव मत देखो, पोजीशन बदलो और गॉब्लिन्स को रोको। अगर हम जिंदा बच गए तो सब ठीक हो जाएगा। गीट बुरी तरह डर गया था। ये गॉब्लिन्स तो खत्म ही नहीं हो रहे थे। मैंने डांटा, होश में आओ, क्या तुम सबको मरवाना चाहते हो? अगर तुमने पोजीशन नहीं बदली तो हैंसेन मारा जाएगा। मैं पूरी ताकत से लड़ रहा था, पर वो मॉन्स्टर्स हमारा मजाक उड़ा रहे थे। तभी हैंसेन चिल्लाया कि उसका हथियार टूट गया है। गीर घायल होने के बावजूद फिर से लड़ने लगा। ये तो होना ही था। एफ ग्रेड की तलवार आखिर कब तक टिकती? मैंने कहा, अगर तलवार टूट गई है तो शील्ड का इस्तेमाल करो। जेना, जल्दी से आरोन की जगह लो। पर आरोन ने कहा कि वो और लड़ सकता है। मैंने डांटा, चुप रहो और आराम करो। अब सिर्फ 3 मिनट बचे थे। ये 30 मिनट कितने लंबे लग रहे थे। हम लगातार पोजीशन बदल रहे थे। जेना, हैंसेन की मदद करो। पर उसके तीर भी खत्म होने वाले थे। बचे हुए तीरों से उन्हें रोको, वरना हम सब मारे जाएंगे। जेना ने एक के बाद एक कई तीर चलाए जो सीधे गॉब्लिन को लगे, पर उनसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। और अगले ही पल एक गॉब्लिन ने ढीठ के आर पार हथियार घोंप दिया। वो तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा और गंभीर हालत में चला गया। मैं पागलों की तरह गॉब्लिन्स को काट रहा था, जबकि जेना ये सब देखकर सुन्न पड़ गई थी। हैंसेन को तो अभी अंदाजा भी नहीं था कि गीर इतनी बुरी हालत में है। उस बड़े झुंड को मैं अकेला रोकने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, हैंसेन, ये साइड में देखता हूँ, तुम लेफ्ट वाले रास्ते पर जाओ। तभी खबर आई कि गीड मारा जा चुका है। जेना, जल्दी मेरी मदद करो, गीड नहीं रहा। मैं शील्ड से गॉब्लिन्स के हमलों को रोक रहा था। इसी बीच जेना की स्किल अचानक जाग उठी। उसने पूछा, अब कितना समय बचा है? मैंने चिल्लाया, टाइम मत पूछो, बस इन्हें मारो। इस खतरनाक हालत में हमारी लिमिट्स पार हो गई और मेरी सारी स्किल्स अपग्रेड हो गई। पर इस वक्त इस अपग्रेड का कोई फायदा नहीं था। तभी हैंसेन भी बुरी तरह जख्मी हो गया और उसका खून बहने लगा। गॉब्लिन्स के उस बड़े झुंड को देखकर हैंसेन डर के मारे कांपने लगा और वहीं ढेर हो गया। मैं जेना और आरोन को लेकर वहां से भागा। हम एक गली में पहुंचे। आरोन ने पूछा, क्या हम मरने वाले हैं? मैंने कहा, बकवास बंद करो और इस दीवार पर चढ़ो। गॉब्लिन्स हमारे सिर पर थे। मैं उन्हें रोक रहा था। तभी जेना ऊपर पहुंच गई और बोली, मैं ऊपर आ गई हूँ, तुम दोनों भी जल्दी आओ। मैंने छलांग लगाई और दीवार पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही मैंने आरोन को हाथ दिया, गॉब्लिन्स ने उसका पैर पकड़ लिया। मैं बिना सोचे तुरंत नीचे कूद गया। मैंने तुरंत हमला करके गॉब्लिन का हाथ काट दिया और चिल्लाया, इसे ऊपर खींचो। आरोन की हालत बहुत नाजुक थी। तभी गॉब्लिन्स एक दूसरे के ऊपर चढ़कर दीवार पर आने लगे। ये इतने चालाक कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा, फालतू मत सोचो, इन्हें ऊपर मत आने दो। जेना ने पूछा, कितना समय बचा है? मैं अब और नहीं टिक सकती, सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, हिम्मत मत हारो। तभी एक गॉब्लिन ने दीवार की रेलिंग पकड़ ली। जैसे ही मैंने तलवार उठाई, उसने मेरे पेट में चाकू घोंप दिया। दर्द के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। जेना का भी बहुत खून बह रहा था। क्या मेरा सफर यहीं खत्म होने वाला था? वो भी सिर्फ 5th फ्लोर पर, सिर्फ 5वीं मंजिल। तभी मेरी आंखों में एक अजीब लाल चमक आई। मैं हार नहीं मान सकता था। मजाक मत करो, मैं इस मामूली जगह पर नहीं मर सकता। जैसे ही गॉब्लिन्स आगे बढ़े, मैंने बिजली की फुर्ती से उन सबको काट डाला। मेरी एक नई स्किल बरसर्क अनलॉक हो गई थी। मैंने चिल्लाया, आओ सामने आओ। हालांकि मेरी सांसें फूल रही थी और पूरा बदन दर्द से टूट रहा था, लेकिन मेरा गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। आ जाओ कमीने गॉब्लिन्स। मैं पागलों की तरह उन पर टूट पड़ा। मेरी हर एक स्ट्राइक से गॉब्लिन्स के टुकड़े हो रहे थे। तलवार टूटने के बाद भी मैं नहीं रुका। जैसे ही अगली लहर आने वाली थी, अचानक टाइमर खत्म हो गया। सब कुछ एक पल में ठहर गया। मिशन पूरा होने का मैसेज आया और हमें रिवॉर्ड्स मिले। हम तुरंत डंजन से बाहर टेलीपोर्ट हो गए। 5th फ्लोर क्लियर हो चुका था और अब वीकली डंजन खुल गया था, जहाँ से हम मटेरियल इकट्ठा कर सकते थे। इससे वेटिंग रूम और हीरोज को अपग्रेड किया जा सकता था। सबने राहत की सांस ली। क्या हम सच में बच गए? मैंने हाँ में सिर हिलाया। जेना ने पूछा, क्या आगे के सारे फ्लोर ऐसे ही होंगे? मैंने कहा, नहीं, ये एक स्पेशल मिशन था। अगर आज किसी एक ने भी ढील दी होती तो हम सब मारे जाते। अगर हैंसेन और गीट को थोड़ा और समय मिलता तो हमारे ये हालात नहीं होते। सर्वाइवल मिशन उतना मुश्किल नहीं होता, बस हमारी टाइमिंग खराब थी। जब हम टाउन लौटे तो डीका ने पूछा, लीडर, बाकी दोनों कहाँ हैं?
वो मारे गए। ये सुनकर डीका सन्न रह गया। हम चुपचाप टाउन सेंटर की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था। मैं किसी की मौत पर रोना नहीं चाहता था क्योंकि इस जंग में ये आम बात थी। पर हैरान करने वाली बात ये थी कि मुझे बर्सर्क स्किल मिल गई थी। कूलनेस और बर्सर्क एक साथ काम नहीं कर सकते, पर मेरे मामले में ऐसा हुआ। शायद ये मेरी खास बॉडी की वजह से था। खैर, इस बारे में बाद में सोचूंगा, अभी आराम करना जरूरी था। अब ये दिन जेना ग्राउंड पर जमकर पसीना बहा रही थी। मैंने पूछा, आज इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? उसने कहा, क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहती। कल की लड़ाई के बाद जेना को एक नई एबिलिटी मिल गई थी। वो उन कामचोरों जैसी नहीं थी जो सिर्फ प्लेयर के ऑनलाइन आने पर नाटक करते थे। एनसेन और गिर में बहुत दम था। उनकी जगह उन निकम्मों को मरना चाहिए था। तभी आरोन भागता हुआ वहां आया। डंजन का समय बिल्कुल अर्थ जैसा ही था। तभी प्लेयर ने एक नई टीम बनाई और वो वीकली डंजन में जाने वाले थे। ये डंजन लेयर मटेरियल्स इकट्ठा करने के लिए था। कैंडप फॉरेस्ट में सिर्फ 11 घंटे बचे थे। मैंने सोचा, आखिरकार ये डंजन खुल ही गया। जिना ने पूछा, क्या हमें लड़ना होगा? मैंने कहा, चिंता मत करो, कोई लड़ाई नहीं होगी। हम टेलीपोर्ट होकर अंदर पहुंचे। जिना अलर्ट होकर चारों तरफ देखने लगी। उसने पूछा, क्या ये 5th फ्लोर जैसा तो नहीं है? मैंने समझाया, ये सिर्फ मटेरियल ढूंढने की जगह है। तभी वहां एक पोर्टल खुला। जो भी सामान मिले उसे इस पोर्टल में डाल देना, वो सीधा वेयरहाउस में पहुंच जाएगा। जेना ने पूछा, क्या सच में कोई खतरा नहीं है? मैंने कहा, तुम मेरे साथ शिकार पर चलो। जेना मेरे पीछे चल पड़ी। तभी हमें सामने एक एल्क दिखा। जेना ने एक सटीक तीर चलाया और वो वहीं ढेर हो गया। मैंने पूछा, क्या तुम्हें इसे काटना आता है? उसने कहा, हाँ, मैंने अपने पिता को ऐसा करते देखा है। उसने फटाफट काम शुरू कर दिया। मैंने कहा, मटेरियल बोतल में डाल देना, मैं आगे देखता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं एक नदी के पास पहुंचा। अब सिर्फ 30 मिनट बचे थे, जिसके बाद हम अपने आप बाहर टेलीपोर्ट हो जाते। तभी मेरे सामने 3 एल्क आए। उनमें से सबसे सुंदर एल्क फॉरेस्ट क्वीन थी, जो इस कैंडक फॉरेस्ट की एक बेहद रेयर मॉन्स्टर थी। उसके पास जो एट्रीब्यूट था वो मेरे अपग्रेड के काम आ सकता था। मैंने फुर्ती से पहले दोनों एल्क को ढेर कर दिया। ये देखकर फॉरेस्ट क्वीन गुस्से से लाल हो गई। मैंने हंसकर कहा, तुम्हारे साथी मारे गए, बहुत बुरा लग रहा होगा ना? तो फिर आओ, मुकाबला करो। कुछ देर बाद मैं फॉरेस्ट क्वीन को लेकर वापस आया। मैंने जेना से कहा, इसे भी साफ कर दो। उसने पूछा, आपने कितने शिकार किए? मैंने कहा, 2 एल्क और एक वाइल्ड बोर। वीकली डंजन हर दिन के हिसाब से बदलते रहते थे। आज सिनमेड प्लेटो खुला था। दूसरे एट्रीब्यूट स्टोन के लिए मैं और जेना चुपके से इस डंजन में आ गए। वहां मुझे कुछ खास जड़ी बूटियां मिली जो हीलिंग पोशन बनाने के काम आती थी। मैंने सोचा, मैं इन सबको इकट्ठा कर लूंगा। तभी हमें एक पहाड़ी भेड़िया दिखा और हमने उसे तुरंत खत्म कर दिया। जेना उसे काटने लगी और मुझे मेरा मटेरियल मिल गया। उसने कहा, यहाँ कितना सुकून है, काश हमेशा ऐसा ही रहे। मैं तो चाहती हूँ कि प्लेयर कभी ऑनलाइन ही ना आए। मैंने सोचा, क्या निफ्लहेम के हीरोज भी ऐसा ही सोचते होंगे? मैंने पूछा, क्या तुम्हें लड़ना पसंद नहीं है? तुम्हें हमेशा फ्रंटलाइन पर रहने की जरूरत नहीं है। कम से कम अब तुम्हें सिंथेसिस का डर तो नहीं है। उसने हंसकर पूछा, तो क्या आप मेरे लिए कोई अच्छा काम ढूंढ रहे हैं? मैंने कहा, अगर हालात सुधरे तो क्यों नहीं। तभी सीन बदलता है और हम 6th फ्लोर पर आ जाते हैं। इस बार का मिशन था एक अनजान जगह को एक्सप्लोर करना। इस बार डिका भी टीम में था। मैंने सबको झुकने को कहा, पर वो सब जमीन पर लेट गए। मैंने कहा, मैंने सिर्फ सिर झुकाने को कहा था, लेटने को नहीं। मैंने सबसे कहा, रिलैक्स रहो, अगर हम कंडीशंस पूरी करेंगे तो आराम से क्लियर कर लेंगे। तभी हमें थोड़ी दूर पर 8वें लेवल के 3 गॉब्लिन्स दिखे। जेना ने पूछा, क्या हम इन्हें मार दें? मैंने कहा, रुको, इनके पैरों के निशान देखो, इसका मतलब इनके साथी भी आसपास ही हैं। जेना, तुम्हें क्या दिख रहा है? जेना ने बताया कि पास ही में एक गॉब्लिन कबीला है जिसमें करीब 100 गॉब्लिन्स हैं। क्या ये कोई ट्रैप है? मैंने जेना को राइट वाले को मारने को कहा। आरोन दूसरे को संभालेगा और उस निशान वाले गॉब्लिन को मैं देखूंगा। तुम यहीं रुको, अगर कोई गड़बड़ हुई तब मदद के लिए आना। तभी जेना ने एक सटीक तीर चलाया और गॉब्लिन को ढेर कर दिया। उसी वक्त आरोन ने भी अपने भाले से दूसरे गॉब्लिन को आर पार कर दिया। तीसरा गॉब्लिन अपने साथियों को बुलाने ही वाला था कि मैंने तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। क्या ये खत्म हो गया? नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा, मैं जरा जांच करके आता हूँ। क्योंकि ये एक एक्सप्लोरेशन मिशन है तो ये सिर्फ एक सिंपल टास्क नहीं हो सकता। हमें अगले डंजन का कोई हिंट जरूर मिलेगा। थोड़ी देर बाद मैं उनके कबीले के पास पहुंचा। क्या यही इनका घर है? तभी एक गॉब्लिन को शक हुआ, पर जैसे ही उसने पीछे देखा, मैं डंजन से बाहर टेलीपोर्ट हो चुका था। उन पांचों को देखकर साफ लग रहा था कि उनके बीच कोई गहरा कनेक्शन है। लेकिन मेरा ध्यान तो उसके स्टेटस इंफॉर्मेशन पर था। मानना पड़ेगा, आखिर वो एक 3 स्टार हीरो जो थी। उसकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना भले ही कम थे,
पर उसकी एजिलिटी बहुत ज्यादा थी। वो एक क्लासिक थीफ थी जो शॉर्ट स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करती थी। मैंने उससे बात करने का फैसला किया। मैंने पूछा, क्या तुम इस जगह को जानती हो? उसने कहा, कुछ बातें पता है और कुछ नहीं। मैंने पूछा, क्या तुम्हें याद है तुम यहाँ कैसे आई? उसने कहा, मुझे बस इतना याद है कि मुझे लड़ने के लिए समन किया गया था। मैंने पूछा, क्या तुम सिंथेसिस के बारे में जानती हो? उसने कहा, हाँ, दूसरों को दांव पर लगाकर खुद को अपग्रेड करना। 3 स्टार हीरो होने की वजह से उसे काफी कुछ पता था जो पिछले 2 स्टार हीरोज को नहीं पता था। वो वाकई उनसे काफी ज्यादा मजबूत थी। इसी बीच इसेल ने ऑर्डर दिया कि नए ग्रुप के मेंबर्स असेंबल हों। प्लेयर ने एक नया ग्रुप बनाया था और अवांत को उसका लीडर सेट किया था। प्लेयर उनकी ताकत देखना चाहता था। मैंने जेना से पूछा, तुम्हें ये कैसे लगते हैं? जेना ने कहा, वो दीदी तो अच्छी हैं पर बाकी लोगों का पता नहीं। तभी कुछ कमजोर हीरोज जो सिंथेसिस से डरे हुए थे मेरे पास आए और गिड़गिड़ाने लगे कि मैं उन्हें बचा लूं, पर मैंने साफ मना कर दिया। जब ट्रेनिंग का समय था तब तुम लोग क्या कर रहे थे? अब मौत सामने देखकर भीख मांग रहे हो। क्या तुम्हारा सर्वाइवल का यही तरीका है कि सिर्फ ताकतवर लोगों के सामने गिड़गिड़ाओ? आरोन को तो छोड़ो, तुम लोग बीका के लेवल के भी नहीं हो। तुम लोग रोज सिर्फ मेहनत करने का नाटक करते थे ताकि सिंथेसिस से बच सको। ऐसे कामचोर मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। मेरे डांटने के बाद वो चले गए। मैंने आरोन से कहा, इन पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। जब तुम डंजन में खून बहा रहे थे तब ये लोग आराम की जिंदगी जी रहे थे। थोड़ी देर बाद नया ग्रुप अपनी पहली लड़ाई जीतकर टाउन लौटा। उनके एक मेंबर ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। इस पर उनके एक घमंडी मेंबर को गुस्सा आ गया कि मैं इतनी अकड़ में क्यों बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, बदतमीजी तुमने शुरू की थी। तभी उनके लीडर ने आगे आकर कहा, मैं अवांत हूँ, इस ग्रुप का लीडर। तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं हान इस्लात हूँ। उसने पूछा, क्या तुम भी एक सोल्जर हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस एक किसान हूँ। ये सुनकर वो हंसने लगे। तभी प्लेयर ने एक साथ 10 समन किए और सिंथेसिस शुरू कर दी। इसेल ने 3 हीरोज को सिंथेसिस रूम में जाने का हुक्म दिया। वो घमंडी मेंबर ये देखकर भड़क गया कि इन्हें आते ही सिंथेसिस के लिए भेजा जा रहा है। वो उन्हें बचाने के लिए सिंथेसिस रूम की तरफ भागा और चिल्लाया, कम से कम इन्हें एक मौका तो दो। लेकिन वो नहीं जानता था कि प्लेयर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तभी उस घमंडी ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, पर जेना के एक सटीक तीर ने उसे वही रोक दिया। जेना ने कहा, इस बार मैंने जानबूझकर निशाना चुका है। उसने गुस्से में पूछा, क्या तुम हमारे पूरे ग्रुप से दुश्मनी लेना चाहती हो? उनकी एक मेंबर ने अपने लीडर को रोकना चाहा, पर उसने मना कर दिया। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? मैंने कहा, हाँ, अच्छे से जानता हूँ। तुम सब बस एक नंबर के कचरे हो। ये सुनकर वो सब भड़क गए। तभी सिस्टम का मैसेज आया कि हमारे बीच दुश्मनी बढ़ गई है। इसेल ने कहा, हीरोज को आपस में लड़ना मना है। मैंने पूछा, क्या ये सच में पूरी तरह बैन है? और वैसे भी तुम लोग कोई सोल्जर नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो? उसने चिल्लाकर कहा, हम असली सोल्जर्स हैं। मैंने हंसकर कहा, बकवास बंद करो, तुम सब असल में डाकुओं का एक ग्रुप हो। वो गुस्से से लाल हो गया। मैंने इसेल से कहा, ऐसे लोग सिर्फ वेटिंग रूम का माहौल खराब करेंगे। चाहे लेवल कुछ भी हो, ऐसे बुरे लोग दूसरों के लिए खतरा हैं। हमें इन्हें यहीं खत्म कर देना चाहिए। तो चलो एक द्वंद्व यानी फाइट करते हैं। मैंने अवांत को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज कर लिया। सिस्टम के मुताबिक ये आपसी झगड़े सुलझाने का एक तरीका था, जहाँ जीतने वाला हारने वाले से कुछ भी मांग सकता था। उसने कहा, तुम पागल हो चुके हो? मैंने हंसकर पूछा, क्या तुम डर गए? तुम मुझसे टाउन के बारे में इसलिए पूछ रहे थे ताकि जान सको कि यहाँ कोई ताकतवर है या नहीं। तुम्हारी हरकतें बताती हैं कि तुम लोग सिर्फ कमजोरों पर धौंस जमाना जानते हो। जिना को समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। मैंने उसे समझाया, अगर मैं जीता तो ये मेरे सिंथेसिस का मटेरियल बनेगा, और अगर वो जीता तो मैं उसका मटेरियल बनूंगा। अवांत ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब प्लेयर से इसके लिए परमिशन मांगी गई तो प्लेयर ने मना कर दिया। मैंने सोचा, प्लेयर सच में कितना डरपोक है। मैंने जेना से कहा, तुम सबको लेकर हॉस्टल वापस जाओ। जेना ने पूछा, क्या आप अकेले संभाल लेंगे? मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं हार जाऊंगा? उसने कहा, बिल्कुल नहीं। तभी अवांत ने फिर से फाइट का रिक्वेस्ट भेजा और इस बार प्लेयर ने हाँ कर दिया। नियम सिंपल था, जो सरेंडर करेगा वो हार जाएगा। मैंने इसेल से कहा कि बाकी लोगों पर नजर रखे ताकि कोई बीच में ना आए। अवांत ने तुरंत मुझ पर हमला किया। अगर एबिलिटी की बात करें तो वो बुरा नहीं था। वो लेवल 2 पर था। उसकी स्ट्रेंथ 20 के करीब थी और उसकी स्वॉर्ड स्किल भी अच्छी थी। लेकिन उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया था। उसने पूरी ताकत से वार किया, पर मैंने आसानी से डोज कर लिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया, फिर अपनी तलवार निकालकर सीधे उसके कंधे में घोंप दी। मैंने कहा, अगर हिले तो और दर्द होगा, चलो चिल्लाकर सरेंडर करो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। उसके साथी चिल्लाए, बहुत हो गया, हम हार मानते हैं। मैंने कहा, बकवास बंद करो, तुम्हारे कहने से क्या होता है? ये हमारे बीच की फाइट है, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? जब तक ये खुद सरेंडर नहीं करेगा मैं नहीं रुकूंगा, ये अब मेरा शिकार है। फिर मैंने उसकी टीम की उस लड़की से कहा, क्या तुम सच में इन कचरा लोगों के साथ रहना चाहती हो? मेरे ग्रुप में आ जाओ, वो सब निकम्मे हैं।
मुझे अपने ग्रुप के लिए एक मेंबर की जरूरत भी है। उस लड़की ने कुछ देर सोचा और आखिरकार अपना पुराना ग्रुप छोड़ने का फैसला कर लिया। लड़ाई खत्म होते ही मैंने अपनी बरसक स्किल को बंद कर दिया, पर मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। क्या ये उस स्किल का साइड इफेक्ट था? खैर, मैं जीत चुका था और अवांत अब मेरे सिंथेसिस का मटेरियल बनने वाला था। तभी मैंने देखा कि प्लेयर स्क्रीन पर पागलों की तरह क्लिक कर रहा था। वो शायद इस सिंथेसिस को रोकना चाहता था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे इस रूल के बारे में पता ही नहीं था। अवांत के सिंथेसिस से मेरी लो लेवल स्वॉर्ड शील्ड टेक्निक और पेन रेजिस्टेंस अपग्रेड हो गए। तभी नोटिफिकेशन आया कि मैं अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुका हूं। अब मुझे आगे बढ़ाने के लिए मेरे स्टार्स को अपग्रेड करना होगा। इसके लिए एट्रीब्यूट स्टोन्स या 1 स्टार हीरोज की जरूरत थी, जिससे मैं 7 स्टार तक जा सकता था। प्लेयर ने नए हीरोज को समन तो किया था, पर वो सब मारे गए। लेकिन प्लेयर को जल्द ही समझ आ जाएगा कि मेरा तरीका ही सही था। मैं अब लेवल 10 पर था और मेरी ताकत 3 स्टार हीरो जैसी थी। अगर उसने मुझे सिंथेसिस मटेरियल बनाने की बेवकूफ़ी की तो वो कभी इस टावर के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तभी कुछ नए हीरोज ने आकर मुझे थैंक यू कहा। मैंने कहा, गलतफहमी में मत रहो, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की। मैंने सिर्फ उन नए हीरोज को बचाया है जो अभी अभी समन हुए हैं। तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उधर प्लेयर गुस्से से लाल था। तभी सेल ने 6 हीरोज को आगे आने का हुक्म दिया। बाकी लोग घबरा रहे थे, पर मैंने कहा, डरो मत, ये तो बस गॉब्लिन्स का शिकार करने का रोज का काम है। लेकिन किसी ने पूछा, नॉर्मल मिशन में तो सिर्फ 5 लोग जाते हैं, फिर आज 6 क्यों? मैंने कहा, क्योंकि इनमें से किसी एक का सिंथेसिस होने वाला है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने आरोन और डीका से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन्होंने मेहनत की है? जब तुम पसीना बहा रहे थे तब ये क्या कर रहे थे? आरोन ने कहा, हाँ, इन्होंने शिकार में मदद की थी और सामान उठाने में भी हाथ बटाया था। मैंने कहा, सामान तो जानवर भी उठा सकते हैं, क्या इनकी वैल्यू सिर्फ जानवरों जितनी है? तभी एक बंदा मुझसे बहस करने आगे आया, पर मैंने उसे एक ही झटके में जमीन पर गिरा दिया। इसेल ने सबको जल्दी से टाउन स्क्वायर पर चलने को कहा। सब सोच रहे थे कि सिंथेसिस किसका होगा। शायद उस नई लड़की का, क्योंकि उसका लेवल अभी कम था। लेकिन सिंथेसिस के बाद उस लड़की का लेवल अप हो गया और उसे ट्रैप हटाने की एक नई स्किल मिल गई। मैंने सबसे कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले क्या थे, पर अगर यहाँ जीना है तो तुम्हें अपनी वैल्यू साबित करनी होगी। किसी ने पूछा, पर अगर हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है तो हम क्या करें? मैंने कहा, तुम दूसरों से काम सीख सकते हो। हालांकि काम सीखना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर जिंदा रहने की चाहत है तो तुम सीख जाओगे। अगर लड़ना सीखना है तो मैं सिखाऊंगा, वरना शिकार या बढ़ईगिरी जैसे कई काम हैं। ये सब तुम्हारी चॉइस पर डिपेंड करता है। तभी प्लेयर के ऑफलाइन होने का नोटिफिकेशन आया। जेना ने हंसकर कहा, आप तो बड़े दयालु निकले। मैंने कहा, मैंने तो बस उन्हें जीने का रास्ता दिखाया है ताकि वो इस तरह बेकार में न मारे जाएं। प्लेयर ने बस अपना गुस्सा शांत करने के लिए ये सब किया था। अगर ये हीरोज मेहनत नहीं करेंगे तो जल्द ही सिंथेसिस का शिकार हो जाएंगे। अब हम जल्द ही अगले बड़े फ्लोर पर पहुंचने वाले थे, इसलिए हमें एक सेकंड टीम तैयार करनी थी। मैं नई लड़की को लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड पर आया। मैंने जेना से कहा, इसके साथ जरा प्रैक्टिस करो, सिर्फ शॉर्ट स्वॉर्ड्स का यूज करना। जेना ने कहा, पर मैं तो तीरंदाजी में बेस्ट हूँ। फिर भी दोनों के बीच मुकाबला शुरू हुआ। जेना ने इतनी तेजी से अटैक किया कि वो लड़की हैरान रह गई कि ये इतनी स्ट्रांग कैसे है। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर कुछ ही देर में वो लड़की थककर जमीन पर गिर पड़ी। उसने हांफते हुए पूछा, क्या तुम दोनों सोल्जर्स हो? तुम इतने मजबूत कैसे हो? जेना ने हंसकर कहा, नहीं, मैं तो बस एक शिकारी की बेटी हूँ। हम शुरू से ऐसे नहीं थे। यहाँ दिन रात ट्रेनिंग करने के बाद ही हम ऐसे बने हैं। मैंने उस लड़की से कहा, भले ही अभी तुम कमजोर हो, पर तुम्हारी स्किल्स और ग्रोथ रेट हमसे बेहतर हैं। जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा ये अंतर खत्म हो जाएगा। आरोन ने मजाक में कहा, ये सब झूठ है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं इनसे आगे नहीं निकल पाता। मैंने कहा, तुम जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। उस लड़की ने मेरी बात को गांठ बांध लिया। अब ग्राउंड पर ट्रेनिंग करने वालों की भीड़ बढ़ने लगी थी, शायद कल के सिंथेसिस के डर से, लेकिन फिर भी ये संख्या बहुत कम थी। हर काम के लिए सिर्फ 2 ही लोग काफी थे, यानी बाकी बचे लोगों का सिंथेसिस होना तय था। तभी प्रैक्टिस कर रहे एक लड़के पर मेरी नजर पड़ी। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम आर्थर है। मुझे सब समझा दिया गया है कि प्लेयर नाम का कोई वजूद है जिसने हमें यहाँ लड़ने के लिए समन किया है। मैंने कहा, तुम्हारा स्टांस अच्छा है, पहले क्या करते थे? उसने कहा, मैं बस आर्मी में सामान उठाता था। मैंने पूछा, क्या सामान उठाने वाले भी लड़ना जानते हैं? उसने कहा, क्योंकि मैं हमेशा से एक सोल्जर बनना चाहता था। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो चलो आज मैं तुम्हारी ये काबिलियत खुद चेक करता हूँ। उसने पूछा, पर क्या टीम प्लेयर खुद डिसाइड नहीं करता? मैंने कहा, मैं प्लेयर को सजेशन दे सकता हूँ और वो मना नहीं करेगा। इसलिए अब से हम ड्रॉ निकालकर अपनी टीम बनाएंगे। चूंकि हम 6 लोग हैं तो 3-3 के 2 ग्रुप्स बनेंगे। एक का लीडर मैं रहूंगा और दूसरे की लीडर ये नई लड़की होगी। उसने हैरान होकर पूछा, पर क्या जेना इसके लिए ज्यादा बेहतर नहीं रहेगी? मैंने कहा, नहीं, वो नहीं। उसने पूछा, पर 2 अलग ग्रुप्स क्यों? मैंने समझाया, क्योंकि पूरी टीम के मारे जाने का खतरा हमेशा रहता है। अगर हम सारे टैलेंटेड हीरोज को एक ही टीम में रख देंगे तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। 5th फ्लोर पर हमने देखा ही था कि मेंबर्स के बीच ताकत का अंतर कितना खतरनाक हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी टीम बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। मैंने इडीस से कहा, अगर तुम लोग हमारा साथ नहीं दे पाए तो तुम्हें पीछे छोड़ दिया जाएगा। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं अभी मरना नहीं चाहती।
इसके बाद मैंने प्लेयर को एक टीम प्लान भेजा। अब मानना या ना मानना उसकी मर्जी थी। तभी सीन बदलता है और हम 7th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। हमारा मिशन था सारे गॉब्लिन्स को खत्म करना। एक बंदा खुश होकर बोला, अब मैं खुलकर अपनी ताकत दिखाऊंगा। लेकिन मैंने कहा कि इन्हें मैं खुद संभालूंगा। मैंने अपनी बरसर्क स्किल ऑन की और एक ही जोरदार वार से सामने खड़े गॉब्लिन्स का सफाया कर दिया। देखते ही देखते पूरी गॉब्लिन आर्मी ढेर हो गई और सिर्फ एक गॉब्लिन बचा। ये मिशन शायद अगले डंजन से जुड़ा था, इसलिए हम इसे ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते थे। किसी ने पूछा, क्या मैं इस आखिरी गॉब्लिन को खत्म कर दूं? मैंने कहा, रहने दो, एक अकेला गॉब्लिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले यहाँ छानबीन करते हैं। वहाँ बारिश हो रही थी, पास में ही एक नदी थी और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। खैर, मिशन पूरा करके हम टाउन वापस आ गए। तभी मुझे कुछ अजीब लगा और मैंने आरोन को रुकने का इशारा किया। प्लेयर ने पैसे खर्च करके एक नया न्यूबी पैक खरीदा था। मैंने चिल्लाकर कहा, जेना, जल्दी से मेरे कमरे से वो ड्रॉ निकालने वाला बॉक्स लेकर आओ और आरोन, तुम इडीस को यहाँ बुला लाओ। इसी बीच प्लेयर ने 2 हाई लेवल समन शुरू कर दिए थे। मुझे पता था कि एक बार जब प्लेयर पैसे खर्च करना शुरू कर देता है तो वो रोक नहीं पाता। हीरोज की फाइट और सिंथेसिस देखने में प्लेयर को बहुत मजा आता है। वो हीरोज को ऑर्डर भी दे सकता है। हर बार जब कोई फ्लोर क्लियर होता है तो वेटिंग रूम अपग्रेड हो जाता है और हीरोज के काम करने के तरीके भी बदल जाते हैं। प्लेयर इसी मजे के चक्कर में फंसा रहता है। तभी हमारे सामने 2 3 स्टार हीरोज आए जिनका नाम था इयोर्का और रोड्रिक्स। लेकिन अगले ही पल इयोर्का लड़खड़ाकर सीधे मेरे पैरों के पास गिर गई। किसी ने पूछा, ये लड़की यहाँ जमीन पर क्यों लेटी हुई है? मैंने कहा, इस पर ध्यान मत दो, आगे बढ़ो। उसने पूछा, क्या हमें यहाँ किसी अनजान दुश्मन से लड़ना है? मैंने कहा, हाँ, लेकिन पूरी बात मैं तुम्हें ड्रॉ निकालने के बाद बताऊंगा। यह ड्रॉ मेरे और इलीस के बीच होना था। जेना हमारे सामने वो बॉक्स लेकर आई। मैंने देखा कि बॉक्स के अंदर कुछ रंगों के टैग थे। मुझे लगा, क्या इलीस ने भी इसे देख लिया है? जैसे ही जेना ने ड्रॉ शुरू करने को कहा, हम दोनों ने एक साथ रेड टैग को पकड़ लिया। मैंने पूछा, तुमने इसे क्यों चुना? उसने पलटकर पूछा, और आपने क्यों? जाहिर है, क्योंकि मैंने इयोर्का की इन्फॉर्मेशन देख ली थी। इयोर्का एक मैजिशियन थी जिसके पास अल्टीमेट फायर मैजिक की पावर थी। हम दोनों ही अपनी टीम में एक मैजिशियन चाहते थे, क्योंकि पिक मी अप में वॉरियर्स या थीव्स को तो 1 स्टार से अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन मैजिशियन सिर्फ पैसे खर्च करके समन होने वाले रेयर हीरोज होते हैं जिनकी चांस बहुत कम होती है। तभी जेना ने कहा, आप दोनों एक बार फिर से ड्रॉ कीजिए और इस बार कोई शिकायत नहीं करेगा। हमने फिर से ड्रॉ किया और इस बार मैजिशियन मेरी टीम में आई। मैंने इयोर्का को टीम 1 में शामिल कर लिया। वहीं रोड्रिक्स को टीम 2 में भेजा गया। इसी बीच इसेल एक दूसरे बंदे को खींचते हुए सिंथेसिस रूम की तरफ ले जा रही थी। वो बंदा चिल्लाया, हान, तुमने तो कहा था कि मेहनत करने वाले जिंदा बचेंगे। इसेल ने कहा, तुमने तो अभी तक बेसिक सपोर्ट स्किल भी नहीं सीखी है। फिर उसने योर्का से कहा, अगर तुम जल्दी नहीं मरना चाहती तो तुम कहीं अंदर जाओ। सिंथेसिस के बाद योर्का का लेवल अप हो गया। मैंने उससे कहा, बिना वैल्यू वाले लोगों का यही हाल होता है। अगर सिंथेसिस का मटेरियल नहीं बनना तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। एक दर्दनाक चीख के साथ रोड्रिक्स का सिंथेसिस पूरा हुआ और उसका लेवल बढ़ गया। तभी इसेल ने टाइम पोर्टल खोल दिया ताकि नए हीरोज का टेस्ट लिया जा सके। इडीस ने रोड्रिक्स से कहा, अंकल, आप पहले अंदर जाइए क्योंकि इस फाइट के असली हीरो आप ही हैं। उधर मैंने इयोर्का से पूछा, तुम कौन सा मैजिक यूज कर सकती हो? उसने चिढ़कर कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्या तुम लड़ना नहीं चाहते? मैंने कहा, मेरे सवाल का जवाब दो। उसने कहा, मैं बिना वजह इस अजीब जगह पर क्यों लड़ूं? मैंने कहा, लड़ने की वजह, अगर तुम नहीं लड़ी तो तुम्हारा अंजाम भी बिल्कुल उन लोगों जैसा होगा जो अभी अभी सिंथेसिस का शिकार हुए हैं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम कौन सा मैजिक यूज कर सकती हो? मुझे लगा कि रोड्रिक्स उम्मीद से ज्यादा मजबूत साबित होगा। खैर, अब हमारी टीम 1 की बारी थी टाइम पोर्टल में जाने की। सीन बदलता है और मैं सामने की स्क्रीन देखकर सोचने लगा कि शायद हम 4th फ्लोर पर जाएंगे क्योंकि वहां के मॉन्स्टर्स मजिशियन की पावर टेस्ट करने के लिए सही रहेंगे। मैंने इयोर्का से कहा, फाइट शुरू होते ही हम पीछे हट जाएंगे ताकि तुम्हारा मैजिक देख सकें। 4th फ्लोर बहुत आसान है, हमारी टीम का एक ही बंदा इसे क्लियर कर सकता है। क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा मैजिक मुझे हैरान कर देगा। तभी इसेल ने कहा कि डंजन शुरू होने वाला है, पर उसके चेहरे पर चिंता थी। अचानक हमारे सामने का लॉक खुला और प्लेयर ने चालाकी दिखाते हुए हमें सीधे एक्ट फ्लोर पर भेज दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, ये एक्ट फ्लोर है, सब अपनी तलवारें निकालो और सावधान हो जाओ। क्या प्लेयर पिछली बात को लेकर अब भी गुस्से में था? तभी एक तीर तेजी से इयोर्का की तरफ आया और मैंने उसे जमीन पर ढकेल कर बचाया। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, 8th फ्लोर, सभी 27 गॉब्लिन कैवलरी को खत्म करो। मैंने सोचा, शिट, यही मॉन्स्टर्स क्यों? और ये कोई 1 2 नहीं है बल्कि पूरे 30 गॉब्लिन्स हैं। मैंने कहा,
जेना, जल्दी से तीर चलाओ। आरोन, तुम साइड से हमला करो। मैं इयोरका को कुछ समझाने ही वाला था कि तभी एक गॉब्लिन ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने झुककर उसका वार बचाया और उसे वहीं ढेर कर दिया। तभी एक जंगली भेड़िया मेरी तरफ झपटा, जिसे मैंने अपनी शील्ड से रोका। मैंने चिल्लाकर कहा, आरोन, अब तुम्हारी बारी। आरोन ने अपने भाले से उसे आर पार कर दिया। मैंने कहा, इयोरका, अब तुम अपना कमाल दिखाओ। लेकिन वो डर के मारे कांप रही थी। मैंने कहा, तुम एक मैजिशियन हो ना, जल्दी से अपना मैजिक यूज करो। उसने कहा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने पूछा, कितना टाइम? उसने कहा, लगभग 1 मिनट। मैंने चिल्लाकर कहा, तो फिर जल्दी शुरू करो। इयोरका ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगी। मैंने कहा, आरोन, जेना, अपनी पूरी ताकत इसे बचाने में लगा दो। तभी गॉब्लिन्स का पूरा झुंड इयोरका की तरफ बढ़ने लगा। मैंने सोचा, शिट, क्या ये सबसे पहले मैजिशियन को ही निशाना बना रहे हैं? मैंने चिल्लाकर कहा, इयोरका, क्या तुम मंत्र पढ़ते हुए अपनी शील्ड का यूज नहीं कर सकती? लेकिन वो बिना हिले खड़ी थी। हद है, ये तो शील्ड मैजिक छोड़ो, अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। तभी एक गॉब्लिन ने मुझ पर हमला किया, जिसे मैंने अपनी शील्ड से रोका और तुरंत उसे खत्म कर दिया। दूसरी तरफ एक गॉब्लिन सीधे इयोरका पर हमला करने जा रहा था, पर मैंने समय रहते उसे बचा लिया। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम पागल हो क्या? अभी तुम्हारी जान चली जाती। बिना किसी सेफ्टी के कोई ऐसे मंत्र पढ़ता है क्या? हमें अपनी जगह बदलनी होगी। सामने वो जंगल देख रही हो, वहां छिपना ज्यादा सेफ रहेगा। मैंने इयोरका से कहा, जैसे ही तुम जंगल के अंदर पहुंचो, अपने मैजिक से पूरे एरिया को उड़ा देना। तभी बचे हुए गॉब्लिन्स ने हम पर धावा बोल दिया। मैंने तुरंत इयोरका को लात मारकर जंगल की तरफ धकेला और खुद अपनी बरसट स्किल को दोबारा ऑन कर लिया। आज के दिन में ये दूसरी बार था जब मैं इस स्किल का यूज कर रहा था। मेरा शरीर थक चुका था, पर टीम को बचाने के लिए मुझे टाइम चाहिए था। एक गॉब्लिन ने मुझ पर तीर चलाया, जिसे मैंने रोका। तभी एक गॉब्लिन भेड़िए पर सवार होकर बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। मैंने झुककर उसका वार बचाया और फिर आने वाले कुछ और तीरों को बड़ी मुश्किल से डोज किया। ये गॉब्लिन सच में बहुत परेशान कर रहे थे। तभी एक गॉब्लिन बिल्कुल मेरे सामने आ गया, पर मैंने बिना वक्त गंवाए उसे वहीं काट डाला। अगले ही पल एक और गॉब्लिन ने मुझ पर पीछे से हमला कर दिया। मैंने खुद को संभाला और सोचा, शिट, मेरी सारी एनर्जी खत्म हो रही है। तभी एक भाला मेरी तरफ आया। मैंने अपनी बची खुची ताकत लगाकर उसे मार गिराया, पर इससे और भी दुश्मन वहां आ गए। आरोन मेरी मदद के लिए आगे बढ़ा, पर मैंने मना कर दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं इन्हें दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तुम बस अपने सामने वाले मॉन्स्टर्स पर ध्यान दो। लेकिन क्या इयोरका का मैजिक अभी तक रेडी नहीं हुआ था? तभी जेना ने इशारा किया कि मैजिक तैयार है और मैं तुरंत जंगल की तरफ भागा। एक गॉब्लिन ने मुझ पर जोरदार वार किया, पर मैं बच निकला और गॉब्लिन्स के झुंड से खुद को दूर कर लिया। इयोरका के मंत्र पढ़ते ही चारों तरफ आग की चिंगारियां उठने लगी। मैं आगे की तरफ कूदा और इयोरका ने अपने हाथ उठाकर धीरे से कहा, जलकर राख हो जाओ। तभी एक भयानक आग का तूफान गॉब्लिन्स की तरफ बढ़ा, जिसकी गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मुझे भी पीछे हटना पड़ा। आग के बवंडर ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया था। ये सच में बहुत ही खतरनाक पावर थी। जेना और आरोन भी इसे देखकर दंग रह गए। मैंने तुरंत उन दोनों को बचे हुए गॉब्लिन्स को खत्म करने का इशारा किया और खुद भी फाइट में कूद गया। लेकिन लगातार बरसर्क यूज करने की वजह से मेरा शरीर जवाब दे रहा था। जब ताकत काम ना आए तो दिमाग लगाना पड़ता है। मैंने घूमकर अपनी शील्ड सीधे गॉब्लिन के मुंह पर दे मारी। इसी बीच जेना और आरोन ने अपने सामने के मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था। जेना ने मजाक में कहा, अगर आप थक गए हैं तो मैं आपकी रक्षा कर सकती हूँ। मैंने कहा, तुम कब से इतनी हवा में उड़ने लगी? तभी गॉब्लिन्स के एक और ग्रुप ने हमला किया। जेना ने बचते हुए अपनी शॉर्ट स्वॉर्ड निकाली और उन्हें मार गिराया। तभी एक भेड़िया इयोरका की तरफ बढ़ा, पर जेना के तीर ने उसे वहीं ढेर कर दिया। जेना ने कहा, यह सच में बहुत खतरनाक था। लेकिन जब जेना ने देखा कि इयोरका अभी भी मंत्र पढ़ रही है, तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने मुझे और आरोन को वहां से तुरंत भागने को कहा। तभी इयोरका ने अपनी आंखें खोली। एक जोरदार चीख के साथ गॉब्लिन्स के बीच एक बड़ा सा मैजिक सर्कल चमकने लगा और फिर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना बड़ा था कि उसका असर पूरे जंगल पर हुआ। मैंने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भी लपेटे में आ जाएंगे। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, पर तभी आग की लपटों के बीच से एक गॉब्लिन घुड़सवार बाहर निकला। लेकिन इयोरका ने अपने हाथ हवा में उठाए और अचानक आग का एक और भयानक बवंडर उठा, जिसने पूरे मैदान को जलाकर राख कर दिया। वहां सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा बचा था। सीन बदलता है और मिशन पूरा होने के बाद हम डंजन से बाहर आ गए। जीना हैरान थी, एक साथ 20 से ज्यादा गॉब्लिन राइडर्स को खत्म कर दिया। क्या सच में एक मैजिशियन की पावर ऐसी होती है? इयोरका ने गर्व से कहा, बिल्कुल, ये मेरी महान आग की ताकत है। मैंने कहा था ना कि तुम सब दंग रह जाओगे। लेकिन तभी उसकी नाक से खून बहने लगा। मैंने सोचा, लगता है इसकी पूरी मैजिक पावर खत्म हो गई है। लेकिन सोचने वाली बात थी कि मंत्र पढ़ने के उस 1 मिनट में वो कुछ नहीं कर पाती। हमें ही उसे बचाना होगा। और तो और उसके बाकी एट्रीब्यूट्स तो 1 स्टार हीरो से भी कम थे। ऐसा हीरोज ना तो मैंने पहले कभी देखा था और ना ही प्लेयर ने। वो बिल्कुल सिर्फ लड़ाई के लिए बनी एक हीरो जैसी थी। भले ही उसमें कुछ कमियां थी, पर उसकी ताकत सच में हैरान करने वाली थी। मुझे लगा कि शायद अब मैं ही अपनी टीम का सबसे जरूरी मेंबर नहीं रहूंगा। कुछ देर बाद प्लेयर ने हमारे लिए एक मैजिक टेंपल बनाया। वहां इयोरका अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कर रही थी और बड़बड़ा रही थी, मुझ जैसी टैलेंटेड लड़की को यह फालतू की ट्रेनिंग क्यों करनी पड़ रही है? मैंने कहा, तो फिर तुम सिर्फ आलू खाकर गुजारा करना, क्योंकि मीट सिर्फ मेहनत करने वालों को मिलता है।
जेना ने हंसकर कहा, वैसे तुम्हारी ये ड्रेस उस भारी भरकम गाउन से काफी अच्छी है। इयोरका ने अकड़कर कहा, ये मेरी फैमिली का स्पेशल मैजिक आइटम है जो फायर मैजिक की पावर बढ़ाता है। मैंने कहा, लेकिन थोड़ी सी ट्रेनिंग में ही तुम थक गई। लगता है तुम्हें आलू ही पसंद हैं। प्लेयर को यह सब देखने में बड़ा मजा आ रहा था। मैजिशियन का टीम में आना बहुत सही साबित हुआ। अब हमारे पास वीकली डंजन के कई नए मटेरियल्स भी जमा हो गए थे और ब्लैकस्मिथ शॉप में भी काफी सामान था। मुझे लगा कि अब कुछ जरूरी चीजें बनाने का सही वक्त आ गया है। तभी स्क्रीन पर प्लेयर के ऑफलाइन होने का नोटिफिकेशन आया। मैंने जेना से कहा, इयोरका पर नजर रखना कि वो ट्रेनिंग में कोई कामचोरी न करे। वैसे तो दवाइयां और पोशंस बनाने के लिए हाई लेवल के केमिस्ट की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हथियार बनाने के लिए ब्लैकस्मिथ शॉप की।